हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड, जेई मेंस या नीट की प्रिपरेशन आप साथ ही साथ में कर रहे होंगे। तो बच्चों, काफी टाइम हो गया मुझे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए हुए, लेकिन अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा। SN2 रिएक्शन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है हमारा SN1 रिएक्शन। तो चलो SN1 रिएक्शन क्या होती है वो हम देखते हैं। बच्चों, एसएन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें कि एक ग्रुप जाता है और दूसरा ग्रुप आता है। यानी आने वाले ग्रुप ने जो पहले से प्रेजेंट ग्रुप है या एटम है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे ही हम SN2 या एसएन रिएक्शन कहते हैं। ओके, 2 का मतलब क्या होता है बाइमोलिकुलर, 1 का मतलब क्या होता है यूनिमोलिकुलर। तो SN2 रिएक्शन तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन अब हमारा टॉपिक है SN1 रिएक्शन, जिसका मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, यहाँ पर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस टाइप से होती है उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है RLG, एक कंपाउंड दिया हुआ है। LG क्या किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? LG आप लिविंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? लिविंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, यानी ये जाने वाला ग्रुप है। और NU क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, जो कि अटैक करने वाला ग्रुप है। ओके, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप जाएगा। इसी टाइप की रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन यहां पर SN1 बोला गया है। तो इसका मतलब ये कैसे रिएक्शन होती है इसके बारे में हम देखते हैं। जनरली SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में R ग्रुप से LG ग्रुप चला जाता है। पहले स्टेप में क्या होगा? R से LG जो ग्रुप चला गया और क्या बनाएगा बच्चों? एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। और लिविंग ग्रुप है एक एक इंडिविजुअल यूनिट की फॉर्म में वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। अब देखिए, जो बना कार्बोकेटाइन वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में? न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करता है। सेकेंड स्टेप के अंदर है न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है और RNU बनाता है। पहली स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। क्या हो रहा था? बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। R एंड LG के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस होती है जनरली स्लो प्रोसेस होती है, और इसीलिए यहां पर स्लो स्टेप ही हमारी होती है RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में जनरली हमने बोला कि आयंस आपस में मिल रहे हैं, एक कार्बोकेटाइन है और एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर जाकर के अटैक कर देगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर आयनिक रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये होती है फास्ट रिएक्शन होती है बच्चों। तो यानी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होती है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों? लिविंग ग्रुप चला जाता है और कार्बोकेटाइन बनाता है, यानी इंटरमीडिएट बनाता है। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन पर जल्दी से अटैक कर देता है और आपका RNU प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस तरह से ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शंस होती है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, यहां पर इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहां पर क्योंकि 3D भी आपको यहां पे समझाया हुआ, तो उस चीज को हम देखते हैं। 3D में हमने देखा कि एक पार्टिकुलर रिएक्शन है, 3 डिग्री ये हेलाइड दिया हुआ R डैश यहां पर है, और ये आपका जो दिया हुआ डैश में दिया हुआ बच्चों R डबल डैश दिया हुआ, और ये आपका ग्रुप है ये X है। ठीक है, सॉलिड वेज पर R डैश है, डैश में R डबल डैश है। जब इसकी रिएक्शंस होगी किसके साथ में? यहां पर न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन होगी, तो डेफिनेटली यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते समय Cl या X को रिमूव कर देगा। X इज व्हाट? हैलोजन है। हैलोजन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, जो कि चला जाता है। ठीक है, तो ये NU इस पर अटैक करके X को हटा देगा। लेकिन यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो प्रोडक्ट होता है उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो पहले वाले कंपाउंड की जैसी ही होती है, यानी जिस साइड से आपका X जाता है उसी साइड में क्या आ जाता है? NU आ जाता है। जबकि दूसरे प्रोडक्ट में हमने देखा कि जो NU जाने वाले जो ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आता है। कहां से आता है? अपोजिट साइड से आता है बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वाला रहेगा। 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं यहां पर, जिनका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन मैंने आपको दी है। यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहले स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप के अंदर हैलाइड है या लिविंग ग्रुप है, वो क्या होता है? धीरे 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 जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है।
क्या बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, इसलिए क्या होगा, ये स्टेप होगी, स्लो स्टेप होगी, और इसलिए ही हम इसे बोलते हैं आरडीएस स्टेप। यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है आपका कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बच्चों, बच्चों कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन कैसा ग्रुप होता है, प्लेनर ग्रुप होता है, और इस प्लेनर ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल अपवर्ड साइड से भी अटैक कर सकता है, बैकवर्ड साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर अपवर्ड से अटैक करता है तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ऐसे में यहाँ पर डी फॉर्म मिलती है, तो डाउनवर्ड साइड से यानी नीचे की तरफ से अटैक करने पर आपका एल बनेगा। क्योंकि प्लेनर ग्रुप है, अपवर्ड से डी बनता है, इनवर्ड से एल बनता है, तो डी एंड एल बनने की पॉसिबिलिटी 50-50% होती है। क्योंकि ये प्लेनर है, जो ग्रुप है अपवर्ड से भी अटैक कर सकता है, इनवर्ड से भी अटैक कर सकता है, इसलिए जो बनने वाला मिक्सचर होता है वो डीएल मिक्सचर होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होती है, और इनमें रेसेमिक मिक्सचर बनता है, मतलब डीएल मिक्सचर बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यस, SN1 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती है और 2 स्टेप्स में होती है। यूनिमोलिकुलर, जैसा नाम से पता, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और 2 स्टेप में होती है, मतलब मैंने आपको बताया, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, C पॉजिटिव बनता है, X टूट करके चला जाता है, जो कि स्लो स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देता है। तो 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शंस होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और जब कभी भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। दिमाग में सेट कर लीजिए ये चीज अच्छे से, कि जब कभी भी कार्बोकेटाइन बनता है वो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी शो करता है। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई सारी रिएक्शंस के अंदर ऐसा होता है कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट मिलता है हमें, जबकि जबकि जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो माइनर प्रोडक्ट मिलता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों, ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली वन कंपाउंड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, यहां पर वो वेट करता है, कौन वेट करता है, न्यूक्लियोफाइल वेट करता है कि हेलोजन जाए आसानी से, और जब हेलोजन चला जाएगा तो उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता स्टार्टिंग में वेट करता हूं किसका, लिविंग ग्रुप के जाने का या हेलोजन के जाने का। ठीक है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है, हैलाइड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो काइनेटिक्स होती है उसमें यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है ना, इसलिए चाहे कितना भी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल क्यों ना हो, यहां पर मैं कहूंगा, और उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन यहां पर मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना, यानी रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहां पर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, एंड यहां पर Rx यानी हैलाइड की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1 के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं ओरली क्वेश्चन यहां पे सोल्व करूंगा। क्वेश्चन आते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या होगा, यहां पर पावर 0 के ऊपर डिपेंड करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो रेट पर भी किसी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्टेंट यानी हैलाइड की क्वांटिटी को अगर आधा कर दिया जाए तो ऐसे में रेट क्या हो जाएगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हैलाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हैलाइड की क्वांटिटी आधी हो जाएगी तो रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी।
अगर हैलाइड की क्वांटिटी 4 गुना हो जाएगी तो रेट भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वैसे भी अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। एनर्जेटिक्स ऑफ द SN1 रिएक्शन। ओके, SN1 की एनर्जेटिक क्या होगी बच्चों, ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होती है। पहले स्टेप के अंदर आपको पता है कि RH है, क्या है, हैलाइड है, तो वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, किसमें, कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। यानी ये वाला ग्राफ है, ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये जो ग्राफ है इस तरह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, वापस से देखो। यहाँ पर आपने देखा कि ये कार्बोकेटाइन बनाएगा पहले स्टेप में, क्योंकि इस स्टेप के अंदर डेल्टा G1 ये डेल्टा G1 कि स्टैंडर्ड डेल्टा G1 की वैल्यू ज्यादा होगी, सेकंड स्टेप में डेल्टा G2 की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले स्टेप में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी भी कर सकते हैं कि पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके बच्चों, यहाँ पर एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ ग्राफ अगर लेते हैं तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ही आती है। किस जगह पर, स्टैंडर्ड डेल्टा G1 की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर EA आ जाएगा, EA1 कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा EA2 आ जाएगा। कब होगा, जब मैं यहाँ पर एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ लेता हूँ। नो डाउट डेल्टा G यूज में लिया तो वो भी करेक्ट है, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है इस या डेल्टा G जब कभी भी यूज में लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है एक्सरगोनिक या एंडरगोनिक, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो इसका मतलब डेल्टा G की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, एक्सरगोनिक टाइप की रिएक्शन से ही। ओके, तो पहले स्टेप में आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू काफी ज्यादा है, या डेल्टा G1 की वैल्यू ज्यादा है डेल्टा G2 से। इसका मतलब पहले स्टेप में एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी या ज्यादा यूज में आएगी। इसका मतलब जो RDS स्टेप होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा G1 होगा, ठीक है ना, या पहला स्टेप होगा, मतलब RDS स्टेप को डेल्टा G1 डिसाइड करेगा, या पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में क्या होता, RH है वो क्या बनाता, R पॉजिटिव बनाता। सेकेंड स्टेप जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी रिएक्शन कंडीशन में आसानी से मिल जाती है, इसलिए R पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल के साथ में जल्दी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है। ओके बच्चों, तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि SN1 जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या मैं कहूंगा सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, नो डाउट सबस्ट्रेट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले स्टेप के अंदर क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटाइन बनता है। यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ, अभी जो मैंने ग्राफ बताया था वही इस टाइप को बताया था कि पहले स्टेप के अंदर है कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर C पॉजिटिव बनता है, और ये RH था C पॉजिटिव। यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कार्बोकेटाइन बनेगा तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होगा तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी, ठीक है ना बच्चों। मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर इंक्रीज होगी, ऑफ C पॉजिटिव कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे एक्टिवेशन कम होगी, यानी इतनी कम एनर्जी आसानी से मिल जाती है किसी भी रिएक्शन में, तो ऐसे सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। मतलब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर शो किया हुआ कि SN1 में आयनाइजेशन के थ्रू, यानी C लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बोकेटाइन बनता है, और इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, इसलिए उसी के ऊपर रेट डिपेंड करेगी। तो मैं कहूँगा जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा
उतना ही जल्दी से रिएक्शन की रेट होगी। तो रिएक्टिविटी मैंने आपको बताया, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, जो कि रिएक्शन में बनता है उस कार्बोनेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट कौन सा होता है बच्चों? ज्यादा स्टेबल जो कार्बोनेट होता है वो 3 डिग्री होता है, क्योंकि 3 डिग्री में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। क्या होता है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। सिंपली 3 डिग्री कार्बोनेट ये वाला लेते हैं हम, फिर 2 डिग्री कार्बोनेट, उसके बाद में हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बोनेट। ओके, 1 डिग्री कार्बोनेट, यहाँ पर मैं इसको इथाइल कार्बोनेट भी ले सकता हूँ। कौन सा? इथाइल कार्बोनेट भी ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ मैंने। ओके, ये 1 डिग्री कार्बोनेट की सीरीज में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन से एंड इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री की, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा शो करेगा। इसका मतलब 3 डिग्री हैलाइड को जल्दी से रेट करके कार्बोनेट बना लेते हैं, और SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा तेजी से देते हैं। और सबसे कम तेजी से कौन देगा? CH3Cl या CH3X मिथाइल हैलाइड वाले जो कंपाउंड है वो सबसे कम रेट से SN1 रिएक्शन देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो पहला फैक्टर है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, उसके ऊपर SN1 की रेट डिपेंड करती है। ठीक है, SN1 कार्बोनेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड फैक्टर लेते हैं, कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां पर क्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। जनरली SN1 रिएक्शन होती है उसमें सोलोलाइसिस होता है। क्या होता है बच्चों? सोलोलाइसिस होता है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल यूज में लिए जाते हैं। क्या? वीक न्यूक्लियोफाइल यूज में लिए जाते हैं। अब वीक न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा दो उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की नेचर और उसकी कंसंट्रेशन से रेट अफेक्टेड नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, वीक एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल H2O हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, आप ले सकते हो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। एसिटिक एसिड भी हो गया, ले सकते हैं हम एसिटिक एसिड, एसिडोलाइसिस जिसे हम कहेंगे इस मीडियम में। तो एसिटिक एसिड ये सब के सब क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं क्योंकि वीक है। जनरली यही जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं सोलोलाइसिस। क्या बोला मैंने? SN1 में सोलोलाइसिस होता है क्योंकि सॉल्वेंट ही अटैक करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए और सॉल्वेंट कौन सा यूज में लेते हैं? मोस्टली हम यूज में लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लिसन टू मी केयरफुली, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी मैं कहूंगा प्रोटॉन देते होंगे देने वाले कंपाउंड और जिनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है वो। ठीक है बच्चों, ये उस टाइप के सॉल्वेंट ही जनरली SN1 रिएक्शन देते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ये सब के सब पोलर प्रोटिक है। तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए कि जैसे वाटर यूज में लेते हैं तो वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। वाटर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा और वाटर ही SN1 यहाँ पर या सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा, तो इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस। ये आपको ध्यान में रखना। तो जब कभी भी आपको कहा जाए कि इस हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होने पर ये बनता है, इसका मतलब वहां पर वाटर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इथाइल अल्कोहल होगा तो इथेनोलाइसिस हो जाएगा, इथेनोलाइसिस, या अल्कोहल अटैक करेगा तो अल्कोलाइसिस हो जाएगा। एसिटिक एसिड या किसी टाइप का एसिड अटैक करता है तो उसे बोलते हैं एसिटोलाइसिस, एसिटोलाइसिस। और अमोनिया अगर अटैक करता है तो अमोनोलाइसिस। ये वर्ड यूज में लिए जाते हैं। यानी मैं कहूंगा 3 डिग्री हैलाइड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शंस अमोनिया के साथ में करवाएंगे तो वहां पर अमोनोलाइसिस होगा जनरली। ठीक है, क्योंकि अमोनिया है वो सॉल्वेंट भी है और साथ में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, तो यहां पर अमोनोलाइसिस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर, या नेक्स्ट पॉइंट। ओके,
इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही इस रिएक्शन के अंदर यूज में लिए जाते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं कि जो आयन बनते हैं उनका अच्छे से सॉल्वेशन कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, क्योंकि जितना आयन स्टेबलाइज होगा उतनी ही ज्यादा उसको बनने की रेट भी कम हो जाएगी, उसको बनने में एनर्जी जो चाहिए होती है वो भी क्या होगी, कम यूज में लेंगे। जैसे आर एक्स से ये टूटेगा आर पॉजिटिव में एंड एक्स नेगेटिव में टूट गया, ठीक है, टूट तो गया नो डाउट, लेकिन यहां पर टूटने के लिए यानी आर एक्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगी, वो मिलेगी सोलोलाइसिस से। इसका मतलब यहां पर सपोज करो कि वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर जो केटाइन है आर पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे, जैसा कि मैंने शो किया हुआ यहां पर इस तरह से सराउंड होंगे। और सराउंड होने के बाद में यहां पर देखिए ये बॉन्ड बनाने लगते हैं। बॉन्ड कौन से होंगे, जनरली मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स टाइप के बॉन्ड होंगे, और इसमें कुछ क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो ऐसी सिचुएशन में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिमिलरली अगर देखते हैं एक्स नेगेटिव भी क्या होगा, सॉल्वेंट के थ्रू सोलोलाइज्ड हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उसको सराउंड करेंगे और बॉन्ड बनाने लगेंगे। यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि इस वाले केस में आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या H बॉन्डिंग, अगर F नेगेटिव होगा तो H बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी बाहर निकलेगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब कभी भी यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और आयन की स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूंगा ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये वाली एनर्जी ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन या केटाइंस वगैरह वो जल्दी से बन जाएंगे और स्टेबल बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे मन को फेवर करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यस द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज करो कि यहां पर CX ग्रुप है बच्चों, ये वाला बॉन्ड जितना वीक होगा उतना ही जल्दी से टूटेगा और उतनी ही जल्दी से केमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद में क्या होगा, ये आपका एक्स है वो किसके फॉर्म में चला जाता है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है बच्चों, यानी लिविंग ग्रुप यहां पर मैं कहूंगा ये एक्स नेगेटिव लिविंग ग्रुप है, और आपका जो बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटाइन बन जाएगा इस टाइप से। ओके, तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव जितना स्टेबल होगा या इस पर चार्ज की क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना ही जल्दी से ये C पॉजिटिव पर कम अटैक करेगा और बैकवर्ड में कम जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एक्स जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितना जल्दी से चला जाएगा, उसका बॉन्ड जितना वीक होगा वो उतनी ज्यादा तेजी से रिएक्शन देगा। जनरली क्या होता है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है इसमें ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट मतलब जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी मिलेगी जहां पर कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। उस ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज हैलोजन के ऊपर आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की डेवलपिंग की वजह से क्या होगा, वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। ओके, तो यहां पर हम कर सकते हैं ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया। और जब ये स्टेबल होंगे, एक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक्स पर पॉजिटिव चार्ज, इसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी पहले वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि एक्स नेगेटिव चार्ज को कैरी आसानी से कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या साइज ज्यादा होती है। तो एक्स नेगेटिव जितना स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट उतनी स्टेबल होगी, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर जल्दी से बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ये वाली स्टेट होती है बच्चों, ये वाली स्टेट, यहां पर इसे कहेंगे C एंड X के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन।
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस टाइप का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। तो ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबलाइज होगी उतना ही क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिक्वायर्ड, और उतनी ज्यादा जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। तो लिविंग ग्रुप किसकी ज्यादा होगी, तो ये चीज समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल है पोलर प्रोटिक मीडियम में, ठीक है, उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, चार्ज की वैल्यू कम होना चाहिए। आई नेगेटिव पर जो चार्ज होता है वो हाईली स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि लार्ज साइज का एटम है। ब्रोमीन Br नेगेटिव आयन की साइज थोड़ी सी कम होती है, Cl की और कम होगी, एंड यहाँ पर F की और कम होगी। तो यहाँ पर साइज धीरे धीरे जो है कम हो रही है, यानी F नेगेटिव की सबसे कम होती है, I नेगेटिव की सबसे ज्यादा होती है। तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है किसके ऊपर, आयोडीन के ऊपर, और इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों I नेगेटिव स्टेबल आयन बनाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो रिएक्शन आयोडाइड की सबसे ज्यादा फास्ट होती है, उसके बाद में ब्रोमाइड, उसके बाद में क्लोराइड, एंड सबसे कम रेट से जो रिएक्शन होती है वो फ्लोराइड की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट 7, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ओके बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, वापस से मैं आपको बताता हूं कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, और जो कार्बोकेटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी 2 टाइप की होती है। अपवर्ड से भी अटैक कर सकता है, इनवर्ड से यानी नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर अपवर्ड से अटैक करता है तो ऐसे में R बनता है सपोज करो, तो इनवर्ड से अटैक करने पर L बनेगा। तो यहाँ पर 50-50% जो है मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैंने इस मैकेनिज्म में बताया, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर केवल स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। यहाँ पर सोलोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल H2O भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, RSH भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। नो डाउट अमोनिया की न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको कम लेते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री जो हैलाइड है, जैसे ही ये बाहर जाता है यानी Br बाहर जाएगा पहले स्टेप के अंदर, यानी कार्बन Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोनाइन बनेगा, और कार्बोनाइन प्लेनर होता है बच्चों, इस पर अपवर्ड से भी अटैक हो सकता है, इनवर्ड से भी अटैक हो सकता है। तो टॉप अटैक और बॉटम अटैक से यहाँ पर 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं। टॉप अटैक से अगर टॉप साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे में पहले जैसा ही कंपाउंड यानी रिएक्टेंट की जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड मिलता है, जिसे हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा बच्चों, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो रेक्टेंट के सेम होगा। लेकिन अगर बॉटम साइड से अटैक करता है तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, R to S या S to R बन गया। सपोज करो कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 R3 मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं तो यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते थे इसका। लेकिन सपोज करो कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं R है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक R बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। ओके, एक क्या बन जाएगा, R और S। नो डाउट न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये R ही होगा या S होगा। तो मैं यहाँ पर R प्लस S लिखूंगा, मैं किसी भी कंपाउंड को मेंशन नहीं करूंगा, इंडिकेट नहीं करूंगा कि ये R है या S है। लेकिन एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर R होगा तो दूसरे का S हो जाएगा। जिसका S होगा वो इंडिकेट करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया, और जिसका सेम रहेगा इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, रिटेंशन हो गया उसका। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। नो डाउट दोनों की क्वांटिटी है वो थ्योरेटिकली हम 50-50% बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक कंपाउंड है उसकी क्वांटिटी दूसरी कंपाउंड यानी एक फॉर्म की क्वांटिटी दूसरी फॉर्म से ज्यादा मिलती है, इसलिए 100% रेशनलाइजेशन नहीं होता, कुछ पार्टिकुलर केस में ही 100% रेशनलाइजेशन होता है। तो चलो नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, इसके एग्जांपल्स कौन-कौन से बच्चों, मैं केवल आज के लेक्चर में हैलाइड के ही एग्जांपल्स लूंगा, अल्कोहल के एग्जांपल्स नहीं लूंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एसीटोन प्लस वाटर, इसके साथ में यहाँ पर रिएक्शन हुई, क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शंस होगी, रिएक्शन वाटर कर रहा है इसलिए इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का मोड क्या हो गया, SN1 हो गया।
SN1 हो गया, रिएक्शन कैसी हुई होगी, पहले तो क्या होगा, Br गया होगा, Br जाने के बाद में आपको ये वाला कंपाउंड मिला होगा, इस तरह से ये कार्बोटाइन मिला होगा, ठीक है ना। और इस पर क्या होगा, वाटर का अटैक हुआ होगा, वाटर H2O का अटैक हुआ होगा, तब जाकर के फिर एक इंटरमीडिएट बना होगा। पहले तो इंटरमीडिएट भी बना देता हूं, OH2 पॉजिटिव, और उसमें से एक प्रोटॉन चला गया होगा या चला गया है, तो उसके बाद में आपका ये प्रोडक्ट मिला है 3 डिग्री अल्कोहल। रिपीट करूंगा, क्या होगा बच्चों, पहले तो क्या हुआ होगा, पहले स्टेप में कार्बन Br के बीच का बॉन्ड टूटा हुआ होगा, क्योंकि रिएक्शन की रेट 3 डिग्री हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगी। जब ये टूटा तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोनेट, और उसके बाद में फिर वाटर ने अटैक किया, क्योंकि सोलोलाइसिस हो रहा है तो सॉल्वेंट ही अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, कैसे पता चला, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज में आ जाएगा, तो आपका ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद में एक H यहां से चला जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एग्जांपल 2। इस एग्जांपल में आप देखोगे तो पहले सबसे पहले कौन गया, Br गया, तो माइनस Br लेते हैं हम इसको। जैसे Br गया, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो है आपका बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बोनेट बना, लेकिन सोलोलाइसिस हो रहा, मिथाइल अल्कोहल है, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, Br चला गया, कार्बोनेट बना। यस, Ag पॉजिटिव है, इस Br को रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही Br बाहर जाता है, AgBr प्रेसिपिटेट बना करके बाहर निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस AgBr चला गया, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी Br को कंप्लीटली ही वापस से ले जाता, ताकि वापस से Br का अटैक पॉसिबल ना हो। ये 1 डिग्री कार्बोनेट, जैसे ही ये बनता 1 डिग्री कार्बोनेट, इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी H यहां से रीअरेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H नेगेटिव शिफ्ट, ये लिखते हैं बच्चों, H नेगेटिव शिफ्ट हुआ, 3 डिग्री आपका कार्बोनेट बना। क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी कार्बोनेट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जहां पर भी कार्बोनेट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, ये 3 डिग्री बन गया। इस पर किसने अटैक किया, मिथाइल अल्कोहल ने अटैक किया। मिथाइल अल्कोहल अटैक करेगा इस पर, और जैसे अटैक करता माइनस H चला गया, माइनस H यानी ये वाला H चला गया, और मिथॉक्सी ग्रुप जो है आपका जुड़ गया। इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन हुआ। इस सेकेंड एग्जांपल में आपने देखा कि जो प्रोडक्ट हमें मिले हैं वो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिले हैं। मेजर प्रोडक्ट विल बी अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। और जो मिलना चाहिए था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कौन सा मिलना चाहिए था, ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा उसी पर अगर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ेंगे तो ये वाला बनेगा, ये आपका माइनर बनेगा या बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर हो जाएगा, ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको एक कायरल सेंटर दिया हुआ, यस बहुत अच्छा दिया हुआ, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर मेंशन की हुई है। तो ये कायरल सेंटर जो दिया हुआ है, ये इसके रेस्पेक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करके बताया हुआ। चलो क्या हो रहा है, यहाँ पे सोल्वोलाइसिस हो रहा है। Ag सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, इस Cl को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। नो डाउट मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होगा, और Ag पॉजिटिव आयन है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड से इस Cl को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, कर सकते हैं ना। यहाँ पर कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि Cl जा रहा है, क्यों जा रहा है, Ag उसको पकड़ के खींच रहा है, तो धीरे धीरे Ag जैसे जैसे पकड़ के खींचेगा वैसे वैसे Cl दूर होता जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ माइनस AgCl, ये जैसे ही बढ़ जाएगा वैसे ही 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है बच्चों, ये बन गया। अब इस पर क्या वाटर के मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, यस वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, इस पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और जैसे ही दोनों साइड से अटैक करता है, मैं इसको इसी फॉर्म में शो करता हूं। यहाँ पर देखिए CH3 C2H5
जिस साइड से Cl गया मान लेते हैं उसी साइड से अटैक करता तो OH2 पॉजिटिव बनेगा, और अगर अपोजिट साइड से अटैक करता तो OH2 पॉजिटिव अपोजिट साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। यहां से जैसे ही इस रिएक्शन से H पॉजिटिव या इस प्रोडक्ट से जो कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इससे जैसे ही H पॉजिटिव बाहर निकला वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि गिवन है। और सिमिलरली इसमें से भी जैसे ही H पॉजिटिव बाहर गया आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली वन स्टेप में भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, लेकिन उसमें मैकेनिज्म आपको शो नहीं होगी। तो कैसे, यहाँ पर HOH को मैं इस तरह से लिखता हूं, ये आपका हो गया HOH, यहां से Cl गया, क्या गया बच्चों, यहां से Cl गया, यस रेड मार्कर ले लेता हूं, यस, यहां से तो Cl गया और ये वाला आपका H चला गया, HCl चला गया एंड OH जुड़ गया। लेकिन मैकेनिज्म की हेल्प से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चलती है। इस टाइप की रिएक्शन से स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल पता नहीं चलती। नीट में तो चल जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में स्टीरियोकेमिस्ट्री जानने के लिए आपको मैकेनिज्म जानना जरूरी है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक है हमारा, आप इसको रिवाइज कीजिए और अगला लेक्चर जल्दी से मैं अपलोड करता हूं। थैंक यू।